तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ये जजमेंट को हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खोल लेनी है। फिर आपको जो है यहाँ जजमेंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ आप ये कैपेचर डालिए 8280। फिर यहाँ पे आपको डालना है ये नंबर, दिस इज एसएल डायरी नंबर, एंड द ईयर इज 2018 एंड क्लिक द सबमिट बटन। सो ये आ गया मुकेश सिंह वर्सेस स्टेट नारकोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली। तो ये जजमेंट को आप यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे, देन यू कैन रीड दिस। राइट, सो ये जजमेंट आ गई। तो अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो यहाँ से आके इस जजमेंट को पढ़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट के बारे में, जो मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रीवियस जजमेंट को, जो कि मोहनलाल वर्सेस स्टेट के केस में दी थी, उसको ओवर रूल कर दिया है। और हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में कि सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल करने के रिगार्डिंग क्या अपने रीजनिंग दी है। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मोहनलाल की जजमेंट में एक्चुअली था क्या। तो मोहनलाल की जजमेंट में दोस्तों क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नारकोटिक्स के केसेस में, ड्रग्स के केसेस में, अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और कंप्लेनेंट दोनों है तो उस केस में एक्यूज इज एंटाइटल टू एक्विटल, यानी एक्यूज उसमें बरी होने का हकदार होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में ये कहा था। मेरे हिसाब से वो जजमेंट बहुत अच्छी थी, पर वो जो जजमेंट थी वो सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच की थी, यानी 2 जजों की जजमेंट थी। और ये जो जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट है, जिसमें 5 या 5 से अधिक जजेस होते हैं। इस जजमेंट में 5 जजेस थे। तो पहला जो ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने दिया है मोहनलाल की जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सीआरपीसी की किसी भी प्रोविजन में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और कंप्लेनेंट सेम पर्सन नहीं हो सकता। राइट। और दूसरा, उस कोर्ट ने ये कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और कंप्लेनेंट के सेम होने के रिगार्डिंग एनडीपीएस एक्ट भी स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहता। सुप्रीम कोर्ट ने जो दूसरा ग्राउंड दिया है वो बेसिकली ये दिया है कि मोहनलाल जजमेंट का पर्पस बेसिकली ये था कि एक्यूज को फेयर ट्रायल मिले या फेयर इन्वेस्टिगेशन मिले। तो उसमें एक आर्गुमेंट ये भी थी कि आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति इन्फॉर्मेंट भी होगा, यानी कि कंप्लेनेंट भी होगा, और वही व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी होगा, तो ऑब्वियसली वो अपने वर्जन को प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो उससे जो है फेयर ट्रायल एक्यूज को नहीं मिलेगा। राइट। तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर ऐसा है तो उस केस में भी एक्यूज को विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने का राइट मिलेगा, तो वो अपनी सेटिस्फेक्शन वहाँ कर सकता है। राइट। तो कोर्ट ने ये कहा कि this is something which is to be seen in the trial, whether a person is given fair investigation or not, this is matter of trial. Right. रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में ये कहा। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये होता है, जैसे कि नॉर्मली बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्रोसिक्यूशन टू प्रूव दैट एक्यूज इज गिल्टी, अदरवाइज ही इज कंसिडर्ड एज इनोसेंट। लेकिन रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ के केस में क्या होता है, जैसे कि पॉस्को केसेस में या एनडीपीएस एक्ट के केसेस में, इन सब केसेस में क्या होता है कि एक्यूज के ऊपर ये लायबिलिटी होती है कि वो प्रूफ करे कि वो इनोसेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसे केसेस में भी प्रोसिक्यूशन को ये प्राइमा फेसी एस्टेब्लिश करना होता है कि दी एक्यूज इज गिल्टी। राइट। मतलब एक प्राइमा फेसी केस एस्टेब्लिश करना पड़ता है। राइट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। तो जो मोहनलाल की जजमेंट थी उसका जो बेसिकली पर्पस था वो ये था कि पुलिस लोगों को फ्रेम ना करे
इन दी नारकोटिक्स केसेस। अब होता क्या है, जो बेसिकली जो प्रैक्टिस होती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब पुलिस वाले करप्ट होते हैं या सब पुलिस वाले ईमानदार होते हैं, लेकिन जो एक सिस्टम है वो ये है कि कई बार पुलिस लोगों को झूठा फंसा देती है। अब मान लीजिए कहीं आपको किसी केस में आपने 5 ड्रग्स के पैकेट रिकवर करे, अब आपने 1 ड्रग्स का पैकेट रख लिया और 4 पैकेट दिखा दिए, तो अब वो जो 1 पैकेट है दैट कैन बी मिसयूज, तो उसको आपने किसी और के ऊपर प्लांट कर दिया, जिसको पुलिस को किसी को फ्रेम करना होता है किसी केस में, तो उसको पुलिस ने वहाँ यूज़ कर लिया। या एक जनरल प्रैक्टिस भी ये है कि कई पुलिस वाले ऐसे होते हैं, वो जो जब सीजर मेमो बनाते हैं तो वो एक्यूज़ की पास से उन्हें जो रिकवर होता है उसका प्रॉपर अकाउंट नहीं देते हैं। जैसे कि अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट किया और आपके पास 20,000 रुपये हैं, तो वो 10,000 रुपये की सीजर मेमो में एंट्री करेगा और 10,000 रुपये खुद रख लेगा। तो ऐसा होता है। तो इसी सब से बचाने के लिए मोहनलाल की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कहा था। लेकिन अब कोर्ट ने ये कहा है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम ट्रायल के स्टेज पे ये देखेंगे कि वेदर देयर इज़ वेदर एक्यूज हैज़ बीन डिनाइड राइट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि NDPS एक्ट अपने आप में ये प्रोविज़न करता है कि अगर कोई किसी को झूठा फंसाता है, सेक्शन 58 के अंदर उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो सकती है और ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इन सब बातों को हाईलाइट करते हुए, इन सब बातों को इन सब बातों के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मोहनलाल की जजमेंट या और भी जो ऐसी जजमेंट्स हैं, ये सब जजमेंट्स हम ये समझेंगे कि दे आर फॉर देयर ओन फैक्ट्स, दे आर नॉट द जनरल प्रिंसिपल लेट डाउन बाय द कोर्ट, दे आर देयर ऑन देयर ओन फैक्ट्स। और एज अ राइट आप इसको प्लीड नहीं कर सकते। आपको अपने केस में ये प्रूव करना पड़ेगा दैट यू हैव नॉट बीन गिवन अ फेयर इन्वेस्टिगेशन, दैट यू आर बीन फ्रेम्ड इन द केस। आपको अपने केस में प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले जो थोड़ा सा सहूलियत थी एक्यूज के लिए, अब उस सहूलियत को ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि अब आपको अपने केस में प्रूफ करना पड़ेगा कि आप इनोसेंट हैं। आप इस चीज़ को एज अ ग्राउंड नहीं ले सकते कि एक्यूज एज अ ग्राउंड नहीं ले सकता कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और कंप्लेनेंट सेम पर्सन है, इसीलिए ही इज़ एंटाइटल्ड टू एक्विटल। तो मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।